चलें सर, अब हम आएंगे एक्सचेंज ऑफ एसिड्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटा, आपके पास कोई भी आपका एसिड है वो तीन ही तरीके से आ सकता है। या तो आप उसको खरीदें, हाँ, एक तो कोई आपको गिफ्ट दे दे, है ना, गिफ्ट मिलते हैं और यूजुअली गिफ्ट लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं ना। लड़कों को तो बर्थडे पे भी गिफ्ट कोई देता भी है तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वॉलेट मिलता है, सही है, की चेन मिल जाती है। हमें भी मतलब कभी कोई यार अच्छा सा गिफ्ट, सही है। तो खैर, एक तो आपको कोई गिफ्ट दे दे, क्या दे दे, गिफ्ट दे दे। एक तो हमने कहा ये है, तो वो भी आप समझे खरीदा। ये आपके पास एसिड के आने के तीन ही तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? एक तो आपने कहा एसिड आता है तो उसको भैया किसी ने किया हुआ हो आपके लिए परचेस। दूसरा क्या होता है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। भाई एक तो आपने बनाया खरीद लिया, है ना, एक आपने एसिड को बनवाया, एक आपने कहा भैया मुझे एक जगह जमीन लेनी, आपने कहा उसमें बिल्डिंग में खुद बनाऊंगा, बनाया मुझे फ्लैट, बनाया घर खुद बनाऊंगा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। तीसरा होता है, अकाउंटिंग कहती है एक्सचेंज। क्या होता है? OLX कभी किसी ने यूज किया है? OLX पे अगर आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे लोग अपनी गाड़ियां भी बेच रहे होते हैं। यूजुअली गाड़ी बाइकों में बड़ा होता है मोबाइल में, वो बोलते हैं भैया गाड़ी बाइकें इतने में बेच रहे हैं और एक्सचेंज भी पॉसिबल है, सही है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल अगर कोई सुजुकी 110 अपनी बेच रहा है तो वो कहेगा कि यार मैं इसको Honda 125 से एक्सचेंज के लिए भी रेडी हूँ। कंपनीज के केस में भी ऐसा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सर हम यूनिलीवर में थे और यूनिलीवर ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि नहीं चल सका अनफॉर्चुनेटली। उसका नाम था कप सूप। तुम लोगों ने शायद पता नहीं देखा हो, नहीं देखा हो, उसको 1 साल के अंदर ही विड्रॉ कर लिया गया। कप सूप वो इस कॉन्सेप्ट से, जब मैं यूनिलीवर में ही था और मैंने उसकी फिजिबिलिटी बनाई थी और हमने कहा था कि यार अगर ये चल गया तो वारे नियारे, लेकिन अगर तो यूनिलीवर कप सूप का एक कॉन्सेप्ट था, भाई आपको एक साशे मिला है 20 रुपए का, उसको आप एक कप में डालें गर्म पानी में और सूप तैयार। ये सोच के उम्मीद थी कि यार ऐसा प्रोडक्ट अभी तक कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आप ऑफिस, जैसे ऑफिस में बैठे हुए डिस्पेंसर से आपने गर्म पानी किया डाला और सर्दियों में सूप तैयार। प्रोडक्ट चला ही नहीं, फेल हो गया मार्केट में। अब हमने कहा वो जो हैदरी पे या कोई पाकिस्तान चौक पे जो सूप वूप मिलता है ना भैया, उसकी मजा ही अलग है, सही है। अवाम ने कहा भैया वो एक कहते हैं ना बाहर के खाना क्यों हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट है कि जितना गलीज उतना लजीज, सही है। जब तक पसीने की नमकियात शामिल ना हो आपको मज़ा। तो हमने कहा, यूनिलीवर ने ये बेचारे ने सोच के किया कि कप सूप धमाल मचाएगा। मशीन भी उसकी महंगी नहीं थी लेकिन फिर भी बनवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन कप सूप हो गया डिजास्टर, फेल। अब मशीन हो गई फालतू। अब यूनिलीवर का भी ना अपना एक OLX है, यूनिलीवर वर्ल्ड का। यूनिलीवर आपको पता है दुनिया में 206 मुल्क हैं, उनमें से तकरीबन 93 मुल्क में यूनिलीवर की एग्जिस्टेंस है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इस रीजन में यूनिलीवर पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है और इंडिया में है। इंडिया में तो बहुत बड़ा है। नेपाल और अफगानिस्तान में यूनिलीवर ऑपरेट नहीं करता, बांग्लादेश में भी है, सही है सर। तो ये 6 में से 2-3 कंट्री में नहीं होता, बाकियों में यूजुअली ये होता है। तो सर यूनिलीवर ने अब क्या किया, वो अपनी कपा सूप की मशीन उठाई अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोला भैया ये हम यूनिलीवर वर्ल्ड में का बेच रहे हैं और एक्सचेंज पॉसिबल है नूडल्स की मशीन के साथ। अब वहीं से यूनिलीवर इंडोनेशिया ने देखा, इंडोनेशिया ने कहा कि भैया हमें ये मशीन चाहिए सूप वाली। हमने कहा तुम्हारे पास कोई नूडल वाली मशीन होने का, यार हमारे पास एक नूडल की मशीन भी एक्सेस है। तो यूनिलीवर इंडोनेशिया ने यूनिलीवर पाकिस्तान को दी नूडल वाली मशीन और यूनिलीवर पाकिस्तान ने कौन सी मशीन दे दी, कपा सूप, और ऊपर कुछ कैश की पेमेंट भी हुई। जाहिर सी बात है ना, अगर आप किसी को अपनी
110 दे के उससे 150 लेंगे तो, और मॉडल एक ही साल का, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ कैश उसको देना पड़ेगा। 150 इज बेटर बाइक देन 110, तो कुछ कैश की पेमेंट भी हुई। तो ये ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आपने क्या पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक्सचेंज के केस में आप अपना एक एसेट किसी को देंगे और उसका एसेट लेंगे, और जब आप अपना एसेट देंगे और उसका एसेट लेंगे तो आपने उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या हम यहां तक क्लियर हैं मेरा बच्चा? चलें सर, तो एक चीज हम लिखते हैं, उसके बाद नमाज का ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो आपको मेरे साथ कॉपी करनी है, अभी मैं बोर्ड भरूंगा, उसको पूरे को कॉपी करना है मेरे साथ साथ। कितने लोग पीआरसी में पढ़ा है तुम लोगों ने? एक्सचेंज नहीं पढ़ा है? तो पीआरसी में आईकेप क्या पढ़ा क्या है? चले सर, एक्सचेंज के 3 केसेस हैं, साथ साथ करने हैं कॉपी। यकीन मानो आईएएस 16 में बच्चा इसमें कंफ्यूज होता रहता है, कॉन्सेप्ट इसका आज इंशाल्लाह क्लियर करना है। केस 1, fair value, FV is fair value। चलिए सर, केस 1 पढ़ा है, मैं पढ़ देता हूं लिखते लिखते। फेयर वैल्यू एफ इज ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज गिवन एंड एविडेंट। अभी हमने समझा नहीं, समझेंगे हम कब? नमाज के ब्रेक के बाद। सिर्फ पढ़, रिकॉर्ड एसेट एक्वायर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। केस 2, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, 3 केसेस हैं, इज नॉट गिवन और गिवन बट नॉट एविडेंट। बट नॉट, अब एविडेंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड एसेट acquired at fair value of asset given add cash paid less cash received। थर्ड केस, केस नंबर 3,
अच्छा, इसके आगे एक चीज़, एक लाइन छोटी सी और ऐड कर दें आपने, अगर जगह नहीं छोड़ी हो। बट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन is available, but fair value of asset given is available. Case 3, fair value of the asset given. अब ये सवाल जब तक करेंगे नहीं सर समझ में नहीं आएगा, तो नमाज के बाद इसको करेंगे। रिकॉर्ड एसेट acquired at book value of asset given add cash paid less cash received. चले सर, ये 3 केसेस हैं हमारे पास और पूरा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अच्छा याद रखें, एक्सचेंज वो चीज़ है जो कि FAR 2 में भी पूछता ही है। 16 की बाकी बातें इतनी नहीं पूछता, ये पूछता है। केस 1, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज गिवन इन एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, आके समझेंगे। रिकॉर्ड एसेट एक्वायर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। केस 2 का मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन और गिवन बट नॉट एविडेंट, बट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज अवेलेबल। रिकॉर्ड एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ऐड करेंगे कैश पेड, लेस करेंगे कैश रिसीव। केस 3 में कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट गिवन, तो कह रहा है रिकॉर्ड एसेट एक्वायर्ड एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश पेड, ऐड कैश पेड लेस कैश। और यहाँ पर एक लाइन में ये बात लिख लें, यहाँ पर एक लाइन में ये बात लिख लें, एसेट गिवन विल बी डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, बुक से निकाल देना। ये क्या होता है अभी समझेंगे। डी रिकॉग्नाइज एट इट्स कैरिंग अमाउंट। सर यहां तक करेंगे हम कॉपी, और अब हम लेंगे नमाज का ब्रेक। नमाज का ब्रेक टिल 2:05। 20 मिनट है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बेटा ये हमने लिखा है ओवरऑल सब केसेस, ऑल 3 केसेस के लिए। चलें सर, अब मुझे बताएं एविडेंट का मतलब क्या होता है। एविडेंट का मतलब होता है वाजे हो, जिसको वेरीफाई किया जा सके। मैं पूछूं, एक बच्चा बोले सर बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, एक तो हो जाए वाजे, क्लास में मैं उसकी परफॉर्मेंस देख लूं, दिमाग चल रहा है। एक होता है कि उसके इंटर के A लेवल्स टीचर से भी पूछ लूं। तो ये होते हैं एविडेंट, जो वाजे हो और जिसको वेरीफाई भी किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, एविडेंट। क्लियर है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, वैल्यू
at which noodles machine will be recorded. चलें सर, ये पूरा यूनिलीवर पाकिस्तान acquired noodles machine from Unilever Indonesia by giving Kappa soup machine to Indonesia. Following are details. नूडल्स की मशीन की फेयर वैल्यू 55 मिलियन थी और कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 40। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? जो कि बुक्स में वैल्यू आ रही होती है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। कपा सूप 85 और 65। फेयर वैल्यू ऑफ नूडल्स मशीन इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? वाजे होनी चाहिए, वाजे। एक हैंडआउट बताती हो बेटा? चले सर, बढ़े आगे। चलें सर, अब मुझे बताएं, आपके सामने 3 केसेस लिखे हुए थे, ये इनमें से कौन सा केस है? 1, 2 या 3? 1। कैसे पता चला? इज गिवन एंड एविडेंट। गिवन भी हो और एविडेंट। अब मुझे बताओ, इसने कहा वैल्यू एट विच नूडल्स मशीन विल बी रिकॉर्डेड। यूनिलीवर अपने पास नूडल्स की मशीन किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा? आपके पास सामने 4 वैल्यूज हैं। किसकी? 85, 55, 55। किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा? 55। तो हमने कहा इसका आंसर क्या है? नूडल्स मशीन यूनिलीवर अपने पास किस वैल्यू पे लेकर आएगा? 55 मिलियन। क्लियर है सर? किस वैल्यू पे आएगी? 55 मिलियन पे यूनिलीवर रिकॉर्ड करेगा। और ये एग्जांपल आपकी बन गई किसकी? इसके ऊपर लिख लें, केस 1। केस 1 की एग्जांपल है, नूडल्स मशीन आ गई 55 पे। पता चल सकता है, यूनिलीवर ने जर्मनी में देखा, सप्लायर से मालूम किया, हाँ भाई पुरानी मशीन कितने की, उसने कह दिया 55। लेकिन याद रखो, ये तो मैंने बता दिया, पेपर में तू कभी भी ये नहीं लिखेगा एग्जामिनर को लिख दिया यूनिलीवर को कैसे पता। सही है, उसने कह दिया पता है। तो कैरिंग अमाउंट होती है जो बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही होती है, कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड फेयर वैल्यू, जो इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही है। हो सकता है कि तेरी जो मशीन है या तेरी जो अभी बाइक है उसकी तेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट हो 5000, लेकिन मार्केट वैल्यू चल रही है 15000। उसी कंडीशन वाली बाइक। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? बाइक की अकबर रोड पे ले गए, संडे बाजार में ले गए, हाँ भाई सही है। क्लियर है सर? अब सर ये इस केस पे आता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन और गिवन बट नॉट एविडेंट। सही है। एक शख्स है, हमने कहा सपोज करें उसका पूरा खानदान का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है। किससे है? अब आपको उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अपरेंटली वो बंदा आपको बड़ा शरीफ लग रहा है, शरीफ, आपने कहा दीनदार एक्सेट्रा सब कुछ, लेकिन खानदान आपको पता है क्या, इसका मामू, चाचा, ताया सब जो हैं गोली से बात करते हैं। तो मुझे बताएं बाय डिफॉल्ट उस बंदे के बारे में आपकी राय क्या होगी? भाई उस खानदान से ताल्लुक है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। सही है। हाँ, लेकिन अगर आपका एक दोस्त आ जाए और वो आपको कह दे कि भाई ये भले उस खानदान से, लेकिन ये बिल्कुल उनके जैसा नहीं है और ये बड़ा ही शरीफ और सब कुछ, वो गारंटी दे दे कि मेरी गारंटी है कि बंदा बिल्कुल ठीक है, तो उसके साथ ये मामला कर ले। अब आपका रिलायंस आ जाएगा कि यार एक थर्ड पार्टी ने, मेरे दोस्त नहीं, मुझे एक गारंटी दे दी, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने क्या अज्यूम किया था? बुराई है।
यही केस है। सवाल में जब तक एग्जामिनर मुझे ये नहीं कहेगा कि भैया ये वैल्यू एविडेंट है, मैं हमेशा अज्यूम क्या करूंगा, फेयर वैल्यू अगर गिवन है तो वो एविडेंट नहीं है। एग्जाम में वो मुझे खाली फेयर वैल्यू दे दे। सपोज करो ये लाइन ना दे, ये लाइन अगर मुझे पेपर में सर नहीं मिल रही तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये वैल्यू एविडेंट नहीं है। सही है सर, क्लियर है? अगर ये वैल्यू एविडेंट नहीं तो फिर ये कौन सा केस बन जाएगा, सेकंड केस। तो आप चाहें तो इसके आगे लिख लें डिफॉल्ट केस। अगर आपको समझ उसने नहीं दिया हुआ तो आपको इस पे जाना है। अब सर आए सेकंड केस करते हैं। यूनिलीवर इंडोनेशिया फर्दर पेड निकल रहा है। आप लोग चाहें तो पूरा क्वेश्चन कॉपी करें, फिर से चाहें तो स्मार्ट हो तो केस बी बनाएं, और केस बी के अंदर ये नूडल्स के बाद वाली चीज कॉपी कर लें। मतलब ये जो टेबल वाली ऊपर वाली 3-4 लाइनें छोड़ दें, मेरे लिए आसान है, आपके लिए आज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं कर पाएंगे। सुबह सर दादा की क्लास थी, अभी इसके बाद कोई क्लास है? क्लियर है मेरा बच्चा? चलें जी, अब इसकी मुझे बताएं वैल्यू कितनी होगी। हाँ 40, पक्की बात है 40। कितने लोग कह रहे हैं 40? कितने लोग कह रहे हैं 45? कितने लोग कह रहे हैं 75? 65? 45? हम नूडल्स की बात कर रहे हैं। नूडल्स यूनिलीवर पाकिस्तान ने खरीदी है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, एड कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। 65 या 75 या 45? कितने लोग कह रहे हैं 45? कितने लोग कह रहे हैं 75? कितने लोग कह रहे हैं 65? बाकी इस्तिखारा करेंगे। सर अब नूडल्स मिल रही है लेकिन नूडल्स की वैल्यू एविडेंट, तो मैं इसके ऊपर भरोसा, मैंने ऐसे दिया कौन सा है? कपा सूप की फेयर वैल्यू कितनी है? 85। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन कितनी आ गई? 85। इसमें हम ऐड करते हैं अगर हमें कैश पे किया है। क्या हमने कैश पे किया है? फर्दर पेड, यूनिलीवर इंडोनेशिया पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? यूनिलीवर। तो हम यूनिलीवर पाकिस्तान है, हमें कैश मिला है या हमने दिया है? मिला है। तो ये हो गया 0 और ये कितना हो गया? तो सही जवाब कितना है? अंग्रेजी
घूम गए, लिखा हुआ भी एसिड गिवन। एसिड गिवन का मतलब क्या है? जो आपने दिया है। आपने कौन सा एसिड दिया है? कपा सूप। अगर आपने ये एसिड दिया है तो अब आपको सर अगर यही लिखा हुआ होता और एविडेंट लिखा होता है कि मशीन, फिर हम 55 तो 55 माइनस 10 नहीं, उस केस में क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड एसिड एट इट्स, उसमें कैश वेस्ट को कंसिडर। ये रूल याद रखना है। और अब तक आई के इसके ऊपर एक सवाल अच्छा सा पूछ चुका है। क्लियर है सर? जी बेटा, नूडल्स मशीन क्लियर है? क्रिस्टल वाला बढ़े आगे। और आगे बढ़े भाई, थर्ड केस पे आ जाएं। ये मिटा रहा हूं, मिटा दूं? चले सर, अब फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है नूडल्स और कपा सूप की। कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है 60 और 75। और वही केस है, यूनिलीवर इंडोनेशिया ने कितने पे किए हैं? चले जी, अब मुझे बताएं ये कौन सा केस बन गया? थर्ड केस। थर्ड केस में क्या रूल था? थर्ड केस में फेयर वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या वर्ड आ गया था? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसका दूसरा नाम है? कैरिंग अमाउंट, है ना सर? बुक वैल्यू। पीआरसी का रिजल्ट भी आप लोग को आ गया ना? किस किस का आया? पास हो गए माशाल्लाह, घेर लिया गया आईकेप ने, है ना सर? आईकेप माशाल्लाह जो है ये बड़ा स्मार्ट, अच्छी बात है, पहली अचीवमेंट है, शुक्र अदा करें अल्लाह का। और इंशाल्लाह आगे जाके सारे पेपर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह निकलेंगे। फिर रिपीट करो, ये दिमाग में लोगों ने भरा है सीए मुश्किल है, कोई मुश्किल। चले सर, ये कौन सा केस हो गया? थर्ड केस। मुझे बताएं कितनी वैल्यू होगी? 65 45 65 सर। किस किस कैसे रिकॉर्ड किया हमने? बुक वैल्यू ऑफ एसिड गिवन 70, ये वैल्यू माइनस क्या कर दिया? कैश। तो कितना बचा? 65। ऐसा ही है जी बेटा। तो हम नूडल्स मशीन की वैल्यू निकालेंगे। नूडल्स मशीन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? यूनिलीवर पहले केस में नूडल मशीन रिकॉर्ड करता 55 पे, दूसरे पे 75 पे और तीसरे में 65 पे। यूनिलीवर के लेके नूडल्स मशीन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन पहले केस में अगर उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, एविडेंट है, तो फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो कपा सूप की फेयर वैल्यू लोगे, उसमें से क्या कर दोगे? कैश पेड को ऐड करोगे, कैश रिसीव को लेस। तीसरे केस में हमने कहा कि सर हम क्या करेंगे? बुक वैल्यू हम लेंगे एसिड गिवन और उसमें से क्या लेस कर देंगे? कैश रिसीव्ड। सही है सर? अगर किसी की भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ एसिड गिवन। एसिड गिवन यहाँ पे हमने कौन सा एसिड दिया है? कपा सूप। ठीक है बस। तो बच्चा ये बात समझनी है
कि जो रूल है उसको एसेट गिवन का मतलब ही वो है कि जो एसेट आपने दिया है अब्बास, ये रूल का जो चार्ट बनाया था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आईकेप भी इंपॉर्टेंट है। आईकेप ने बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछ लिया सर, बिल्कुल ऐसा ही, हाँ ऐसा ही सवाल आईकेप ने अपने स्टाइल में पूछा। और आपने जो टेबल बनाया था उसमें ये लिखा है कि ये ऐसे बुक में जब एक से जो ईयर है ऐसे भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। नहीं, वो मैंने कहा था ऑल केसेस में एसिड जब भी बुक से निकलेगा ना वो बुक वैल्यू पे निकलेगा। अभी हमने एसिड को निकालने की बात ही नहीं की, कपा सूप की, हम कह रहे हैं नूडल्स। चले मेरा बच्चा, अब एक सवाल आप लोग करेंगे तो मुझे यकीन होगा कि आप लोगों को समझ आ गया। जब तक टीचर को ये यकीन ना हो जाए कि बच्चा समझ चुका है तब तक टीचर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये कॉन्सेप्ट आईकेप को भी पता है कि बच्चा इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। तैयार हैं? चलें सर पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 ऑफ हैंड आउट। Following information pertains to 3 exchange transactions relating to fixed assets. भाई इसका आंसर कितने लोगों का बताएं? 1 का आंसर क्या आ रहा है? 7.4। रिलायबली मेजर का मतलब अवेलेबल नहीं है, या है भी तो किसी ने फेंक के ऐसे ही नंबर दे दिया, कोई इसका वो नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताएं क्या आंसर है आपका? पहले वाले का 8.2, 7.4। ऑनलाइन वाले बच्चों भी 7.4 कह रहे हैं भैया। सर आई एम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या बाकियों को टाइम चाहिए? अभी कर लिया सबने? 2 मिनट चाहिए, चलिए 2 मिनट ले लें। एट पॉइंट 4 7.4। चले सर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये शख्स। Following information pertains to 3 exchange transactions relating to fixed assets. Cash received / paid. सर अगर रिसीव पॉजिटिव 1.1 अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिसीव हुआ है, और नेगेटिव का मतलब पे किया है। एसेट गिवन अप, जो एसेट हमने दिया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट क्या थी, और फेयर वैल्यू क्या थी। सर मुझे बताएं कॉस्ट का कुछ करेंगे? इग्नोर करेंगे, है ना सर, जैसे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको किया है अब तक। फिर आए एसेट्स रिसीव्ड, एस्टिमेटेड फेयर, फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में तीनों केसेस की पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। दूसरा में कह रहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर एविडेंट, और केस नंबर 3 में इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। अब मेरा आपसे सवाल है, जो अभी हमने बोर्ड पे लिखे थे केस 1, 2 और 3, इसके हिसाब से आपको बताना है जो सवाल का केस नंबर 1 है वो हमारा केस नंबर 1 है, 2 है या 3 है? 2 है, वो हमारा केस नंबर, क्योंकि उसने कह दिया दोनों के अवेलेबल है। एविडेंट की बात दूसरे केस में आता हूं, ये हमारा क्या है केस, और तीसरा इसका भी 3 और हमारा भी। तो अब अगर हम आए सबसे पहले केस नंबर 1 जो इसका भी 1 है और हमारा 2 है, हमने कहा केस नंबर 1 पे आए तो हमारे पास उसका उसूल क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन कितनी थी? 8.5, ऐसा ही है। उसमें से क्या लेस करेंगे? कैश पेड हुआ है, रिसीव हुआ है? कैश रिसीव्ड, केस 1 में तो रिसीव हुआ है ना, कितना रिसीव हुआ है? 1 तो नेट अमाउंट कितना आ गया? 7.4। इसके 2 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? कितने लोगों को मिल गए पूरे 2 मार्क्स? 2 में आए सर, ये हमारा कौन सा केस है? इसने क्या कहा, जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव जो हमें मिला है, अक्वायर्ड रिसीव एक ही बात है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा वाज़ेह है, क्लियर है। तो किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड कितनी थी? 9.0 है, पूरी 9 है ना, इसका मतलब है। चले, और सर केस नंबर 3 किसने कहा किसी की भी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर, मतलब अवेलेबल ही। तो हम क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, और फिर क्या ऐड करते हैं? कैश पेड और लेस क्या करते हैं? तो क्या कैश रिसीव्ड है? कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब है ये कितना था? ये भी 0, ये भी 0, 3.4। तो सर क्या इजी मार्क्स थे? किसी या कोई भी सवाल है इसमें से तो पूछ सकता है सर। सर ये एक्सचेंज का सवाल, इसकी अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ। अटेम्प्ट मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रही, पर आई बिलीव ये 17-18 का कहीं का सवाल है पास पेपर का, और ये अब आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। 6 नंबर का सवाल था ये। हर पार्ट कितने मार्क्स का? तो अगर आपने ये सारे पार्ट अच्छे से कर लिए तो इसका मतलब है कि आप 6 नंबर फ्री के आपको मिल गए एक कॉन्सेप्ट के। आईकेप की वेबसाइट पे कल मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, और इस स्टेज पे आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, कोई मसले की बात भी नहीं, कि सर स्टडी टेक्स्ट कहाँ मिलेगी? तो मैंने कहा आईकेप की वेबसाइट। आप लोगों में कितने लोग आईकेप की वेबसाइट को घूम चुके हैं अच्छे से? नहीं तो आईकेप की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आ रहा होता है स्टूडेंट एरिया, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अंदर इसकी स्टडी टेक्स्ट मिल जाएगी। एक तो स्टडी टेक्स्ट रखें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं सर? आईकेप पेपर जब चेक करता है तो बताता है स्टडी रिसोर्सेज। जैसे आईकेप के स्टडी रिसोर्सेज में आप जाएंगे, कैफ पे चले जाएंगे। जब आप कैफ पे जाएंगे मेरा बच्चा, तो कैफ के अंदर आपको नज़र आएगा FAR1। FAR1 पे जब आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे एग्जामिनर कमेंट्स ऑनलाइन बुक्स। एग्जामिनर कमेंट्स पे जब आप जाएंगे तो आपको उसके अंदर ऑटम 2019, स्प्रिंग 2019 ऑनवर्ड आपको एग्जामिनर कमेंट्स नज़र आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आईकेप तो चाह रहा है कि आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन आप अच्छे से, अब मैं आपको सिर्फ सैंपल के लिए, ये सवाल हो गया क्लियर हमारे दिमाग में। एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों कि एक्सचेंज कैसे होना है, क्या होना है।
क्योंकि सर हमने कहा जरूरी है ना। अच्छा सर, अब एग्जामिनर कमेंट में आपको पढ़ के बता रहा हूं आई कैप का, आई कैप का, और बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट का स्प्रिंग 22 के एग्जामिनर कमेंट्स में पढ़ रहा हूं ताकि ये भी आपको पता चले। सर अब ये आप आई कैप का कमेंट पढ़ें। ओवरऑल रिजल्ट ऑफ 23%, 23 100 में से 23 बच्चा पास हो रहा है, 77 क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। In this session is lower than previous session result of 31%. फिर कह रहा है performance of the examinee significantly varied from one answer to another answer. There were many examinees who secured marks in the 80s and even as high as 90. एक लॉन्डे ने 95 मार्क्स भी लिए, एक शख्स जिसका मेरिट आया उसने कितने मार्क्स लिए, और बहुत सारे थे। Some examinees secured good marks in 3 to 4 सवाल but failed to obtain reasonable marks in the remaining questions. फिर कह रहा है about 1/3 of the examinees did not secure any mark in question number 1, 3 and 5. It means that they did not study these area of the syllabus on the assumption that these topics would have least possibility of being examined. Some of the examinees were struggling to obtain easy marks available in the paper which could have been achieved with basic preparation. वो भी कह रहा है आसान मार्क्स ही भाई तो उठा ले, लेकिन पेपर में मैं बार बार आपको पहली क्लास से कह रहा हूँ कि सर मसला है आप लोग घबराते ज़्यादा हैं। आती चीज़ें आपको सब, जैसे जो पिछला सवाल था ना, ये सवाल बिल्कुल जैसे हमने क्लास में कहा वैसा ही था। अब बच्चा घबराहट में इसमें क्या करता है कि एक साथ यार सर ने तो तीनों अलग अलग बताया, जिसने तो एक साथ तीनों का डेटा दे दिया, बच्चा खुद से ये देख के घबरा जाता है, ये नहीं कहता भाई तीनों को तोड़ ले, पार्ट 1 का जो कॉलम है वो पार्ट 1 है, उसके साथ पहली लाइन लिखी हुई है, फिर 2 का। बस इन चीज़ों पे कंट्रोल रखो। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, किस तरीके से मुश्किल सवाल, ये तो ईजी सवाल हैं, मुश्किल सवालात में मार्क्स उठाने हैं किस तरीके से। तो सर अब तक जो मैंने आपको कराया वो क्या था, IAS 16 का बेसिक। हमारी इंशाल्लाह क्लासेस चलती रहेंगी। उमर काजी साहब इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली परसों से, सर उमर काजी, कितने लोगों ने सर उमर काजी से पढ़ा हुआ है पहले, माशाल्लाह। तो सर उमर काजी साहब जो हैं वो परसों से एंट्री देंगे आपके उसमें, और सर उमर काजी इंशाल्लाह जो है वो आपको मज़ीद आगे लेकर के चीज़ों में जाएंगे। और होगा यही, मेरी हफ्ते में 2 क्लासें होंगी। सर उमर काजी की वैसे तो 2 हैं, वो इस चक्कर में है कि उनकी कितनी हो जाएं, 3 इंशाल्लाह। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारा सिलेबस, कोशिश मेरी है कि 25 जनवरी तक ख़त्म कर दें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप बच्चों को हमेशा कहता हूँ, कितने लोगों ने स्टडी टेक्स्ट ले लिए, ख़रीद ली है हार्ड फॉर्म में, सही है, और जिन्होंने नहीं भी खरीदी कोई मसला नहीं, लेकिन आपके पास कम से कम मोबाइल में होनी चाहिए। क्योंकि सर मैं आपको MCQs जो करवाता हूँ, एक तो स्टडी टेक्स्ट है, उसके बाद पूरी स्टडी टेक्स्ट टॉपिक के एंड में हम घुमाएंगे भी, ताकि हमें अंदाज़ा हो कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं कर दी। अब सर पूरा IAS 16 रिवाइज करेंगे, फिर आखिरी के 10 मिनट अदर देन कोई पढ़ाई के अलावा बात होगी। क्विकली आते हैं, पूरा IAS 16 हम रिवाइज करते हैं। अब तक हमने IAS 16 में क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा कि सर स्कोप में PP के ऊपर अप्लाई होता है। PP जो होते हैं 4 पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। कौन से 4 पर्पजेस? प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल टू अदर्स। फिर हमने पढ़ा था सर PP को इनिशियली किस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट पे। कॉस्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं, परचेज प्राइस, ऐड करते हैं डिस्काउंट वगैरह। दूसरी क्या चीज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी चीज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने कहा सर कुल मिला के कॉस्ट के अंदर ये 3 चीजें ऐड होती हैं, चौथी कोई भी चीज नहीं आती। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट हम ऐड करते जाते हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है, हमारे पास सर आज की क्लास में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बाद में कोई एसेट के ऊपर खर्चा हुआ करा, उसको एसेट की कॉस्ट में कब ऐड करेंगे, जब या तो वो लाइफ बढ़ाएगा, या कैपेसिटी, या तो एफिशिएंसी। कैपेसिटी
इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है कि गुंजाइश बढ़ाती यूजुअली बिल्डिंग वगैरह में, और एफिशिएंसी मूवेबल प्रॉपर्टी में इनपुट आउटपुट का रेशियो इंक्रीज कर दिया, जैसे इंजन हमने उसकी एग्जांपल दी, कंप्यूटरों के अगर रैम बढ़ाते हैं वो भी एफिशिएंसी भी बढ़ा रही है, वो लाइफ भी बढ़ा रही है। इसी तरीके से हमने कहा कि सर हमने मशीन का पुर्जा चेंज किया, नूडल मशीन का, तो 60 की जगह 80 यूनिट बन रहे हैं। फिर एक्सचेंज पे, एक्सचेंज के कितने केसेस हैं? केस 1 में कहता है कि फेयर वैल्यू नए एसेट की जो तुम्हें मिल रहा है वो एविडेंट, अगर एविडेंट है तो नए एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। केस नंबर 2 में क्या कहता है? नई की एविडेंट नहीं है वो, या खामोश है, एविडेंट के बारे में कही नहीं रहा, तो नए एसेट को फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड माइनस कैश। फिर हमने कहा कि सर तीसरे केस में किसी की भी फेयर वैल्यू नहीं है या रिलायबली मेजरेबल, उस केस में किस पर रिकॉर्ड करोगे? बुक वैल्यू ऑफ, हमने कहा एसेट गिवन जो कि आपने दिया है, जैसे कपास सूप था हमारी एग्जांपल में, प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चलिए सर अब आएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे हमारे परेशान भी होते हैं और शुरू में आपको भी लोग घबराएंगे। बिग फोर के बारे में आपको आइडिया है? व्हाट इज बिग फोर? क्या होती है बिग फोर? सर याद रखें, जैसे हम कहते हैं ना कि 4 इमाम हैं जिनको फॉलो किया जाता है। कौन से 4 इमाम हैं? इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल। सही है। हम पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फॉलोइंग होती है इमाम अबू हनीफा की है, लेकिन इमाम हम्बल सऊदीया वाले उनको करते हैं, बाकी भी डिफरेंट इमाम वगैरह हैं जिनको अलग अलग लोग करते हैं। इसी तरीके से देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक बात होती है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हर बात वाजे, अक्सर लोग एक एतराज़ करते हैं कि यार कुछ उलमा कहते हैं कि आप कुरान जो है उसका तर्जुमा खुद से ना पढ़ें, बोलते हैं यार तो उलमा बड़ा गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं, उलमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं आप तर्जुमा सिर्फ ना पढ़ें, पढ़ना होना तो पूरी तफसीर पढ़ें, ताकि आपको बैकग्राउंड तो पता चले कि अल्लाह ने ये आयत किस लिए नाजिल की है। भाई बैकग्राउंड ही पता चले। सर अब फॉर एग्जांपल मैं क्लास में 1 घंटा लेट आऊँ, लेट आऊँ, आप सबको कितना गुस्सा आएगा कि यार हम पागल हैं, हम आके बैठे हुए हैं 10 बजे से, सर अभी तक आई नहीं। लेकिन मैं अगर आके आपको ये कह दूं कि यार मैं एक इमरजेंसी हो गई थी, एक दोस्त को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था और उसकी जान बचा कर आया हूँ, तो आपका गुस्सा एकदम से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा कि यार सर किसी वैलिड रीज़न की वजह से क्या है, हमारा 1 घंटा ज़ाया होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना उस बंदे की जान थी। तो यही होता है कुरान की एक आयत का पीछे पूरा क्या होता है? बैकग्राउंड। तो वो जो बैकग्राउंड होता है ना उसको भी पढ़ें। उलमा कहते हैं तर्जुमा ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि यार पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो आप पढ़ें, तर्जुमे के साथ तफसीर होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो भी पढ़ें। तो सर ये है असल। इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स भी ना बहुत सारी बातें कह देते हैं और इसके बाद स्टैंडर्ड हो जाते हैं खामोश। अब एक आम प्रोफेशनल परेशान होता है कि यार मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूं, तो इसके लिए बिग फोर, जैसे मैं स्टैंडर्ड एक वर्ड यूज़ करता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे IAS 23 में, क्वालिफाइंग एसेट। क्या एसेट बोलता है? क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बनने में अच्छा खासा टाइम ले। स्टैंडर्ड इतना कह सकते कि क्या है? खामोश है, अच्छा खासा। अभी अच्छा खासा है क्या, कौन बताएगा? इसके लिए बिग फोर आती हैं। बिग फोर में 4 फर्म्स आती हैं दुनिया भर में। कौन कौन सी? PwC जो पाकिस्तान में फर्ग्यूसन के नाम से भी है, EY, सही है, KPMG और डिलाइट्स। अब ये 4 फर्म आके अपनी राय देती हैं। PwC ने कहा अच्छा खासा का मतलब है 3 महीने, बाकी 3 ने कहा नहीं अच्छा खासा का मतलब है कितना? 6 महीने। तो बेसिकली ये बिग फोर राय देती हैं। अब बिग फोर समझे पूरी दुनिया में अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशन की बादशाह है। क्या है? बच्चा क्यों बिग फोर के पीछे इतना पागल होता है? क्योंकि अगर आपने PwC पाकिस्तान में जॉब कर ली तो आपके लिए दुनिया भर में बिग फोर के रास्ते खुल गए। क्यों सर? क्योंकि यार देखो बिग फोर PwC ऑस्ट्रेलिया US है ना, और पाकिस्तान है, सब में एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सब में एक ही तरह की मेथडोलॉजी है, सब में एक ही तरह की मेथडोलॉजी है। तो मेथडोलॉजी का मतलब क्या है सबके अंदर? कि भाई एक ही तरह की चीज़ें सबके अंदर आ रही हैं। तो जब एक ही तरह की चीज़ें सब में आ रही हैं तो उनको पता होता है PwC पाकिस्तान वाले बच्चे ने भी उसी सॉफ्टवेयर पे काम किया है, उसी चीज़ों को फॉलो किया है जो कि हम US में करते हैं।
तो वो उठा लेता है PWC। KPMG वाला भी कहता है यार PWC का बच्चा है तो इसने अच्छे से आर्टिकल्स काम किया हुआ हो, वो भी रिलाई करता है जी। तो बिग फोर ये है। तो हाँ, हमारी फील्ड में बिग फोर बहुत डोमिनेट करती है। लेकिन सर अगर किसी बच्चे को आर्टिकलशिप बिग फोर में नहीं मिली तो क्या उसका कैरियर बर्बाद है? नहीं, उसका भी हल है। उसके लिए मैं आपको उसका देखो हल क्या है। आर्टिकल्स आप किसी भी फर्म से करें, बाहर जाने के लिए बिग फोर का 1 साल का तजुर्बा चाहिए होता है। 1 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया बिग फोर का, काफ़ी है। आर्टिकल्स कितने साल की होती है? 3.5 तुमने कोई छोटी फर्म में गुजार दी। मैं एक छोटी फर्म का पार्टनर हूँ, वो बिग फोर में नहीं आती, वो बिग 30 के अंदर आती है, सही है। तो मैं उसका पार्टनर हूँ। लेकिन आर्टिकल्स अगर किसी ने मेरी फर्म, किसी को नहीं मिला बिग फोर, मेरी फर्म में आके उसने गुजार दी, उसके बाद अगर वो 1 साल भी बिग फोर में काम कर लेगा ना एज एन एम्प्लॉय, तो भी वो सेम है जैसे बिग फोर वाला बच्चा है। क्योंकि बाहर कहते हैं बस 1 साल का तजुर्बा चाहिए बिग फोर का। तो यस, अगर कोई हमसे पूछे कि यार बिग फोर इम्पॉर्टेंट है, तो हाँ है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके पीछे अपनी ज़िंदगी परेशान हो जाए। बिग फोर में नहीं हुआ तो मेरा कैरियर तबाह। और एक और इंशाल्लाह छोटी चीज़ है कि अल्लाह आपके लिए बेस्ट प्लानिंग करता है, वो कैसे, वो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह अगली क्लास में। अभी आप लोग जा सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे हफ्ते को मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह, लेकिन काजी भाई से आपकी मुलाकात कब होगी? जुमेरात को। अल्लाह हाफिज़।